हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि देश भर के अंदर जो किसान आंदोलन हो रहा है, किसान मूवमेंट हो रहे हैं, और जो वर्तमान सरकार ने जो एक एपीएमसी से रिलेटेड एक एक्ट लेके आई है, उसमें किसानों के द्वारा एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज़ भी रेज़ किए गए, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को रेज़ किए गए। तो ये सारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट एपीएमसी, एमएसपी, और किस व्यक्ति को हम इसके पीछे मान सकते हैं कि ये जो भारत में एपीएमसी सिस्टम आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये सारा होल सिनेरियो क्या है बेसिकली, इसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि किसानों की जो भावुकता नज़र आ रही है इस बिल के प्रति, एपीएमसी के प्रति या फिर मंडी एक्ट के प्रति, तो उन सबको हम तभी समझ पाएंगे जब इसकी बेसिक हिस्ट्री और इसके जो ये नियम लाए गए थे उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा है, उन सबको समझ पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ में। आइए देखते हैं इस बिल के अंदर क्या है। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल से ऐड हुई जुड़िए हमारे चैनल के साथ में। हम ऐसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ यदि आप किसी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी देश और राष्ट्र से रिलेटेड किसी मुद्दे से आप कुछ समझना चाहते हैं उस इश्यू को, तो हम ज़रूर इस तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियो को और उसको जितने लोगों से शेयर कर सकते हो उतने करने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है ये पूरा इशू। तो सबसे पहले यदि हमें समझना है कि एपीएमसी एक्ट क्या है, तो उसके लिए हमें जाना होगा आज़ादी से भी पहले। आज़ादी से पहले जब पंजाब के अंदर यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे उस रीजनल पार्टी के अंतर्गत जो मिनिस्टर थे, मास्टर छोटू राम जी, जिनका नाम था सर छोटू राम जी, जो मिनिस्टर थे इन 1939 के अंदर, वो एक डेवलपमेंट मिनिस्टर बने थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर थी, यूनियनिस्ट पार्टी, उसमें वो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्ट उस टाइम पे उनके टाइम पीरियड में पास हुआ था। ये बिल्कुल एपीएमसी की तरह ही था, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो आज भी स्टेट सब्जेक्ट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एपीएमसी एक्ट लेकर आई तो उसके बाद में हर स्टेट ने अपने अपने एपीएमसी एक्ट बनाए और जो ये मंडियाँ थी उनको रेगुलेट करने की कोशिश करी। किंतु जब पंजाब के अंदर मास्टर छोटू राम जी के द्वारा पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट एक्ट पास किया गया, उसके बाद में एक क्रांति की तरह ये आगे बढ़ने लगा। अब इसमें क्या था, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है मार्केट कमिटीज़ को। मार्केट कमिटीज़ होती है जो किसान से जुड़ी हुई होती है, किसान के इश्यूज से रिलेटेड होती है, कौन उसको प्रोक्योरमेंट करेगा, किस तरीके से मंडी ऑपरेट होगी, उससे संबंधित वो रूल था, रेगुलेशन थे। और किस तरीके की उस टाइम पे जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी वाइट ट्रेडर्स के थ्रू, किस तरीके से पहले एग्रीमेंट कर लेते थे किसानों के थ्रू, और किस तरीके से उन सबको रेगुलेट करने के लिए वो मंडी एक्ट आया था उस समय। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मंडीज़, एपीएमसी मंडीज़ बनने लग गई, क्योंकि इसको एपीएमसी एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाने लगा था, तो इन मंडीज़ को एपीएमसी मंडियाँ कहा जाने लगा। तो वर्तमान में जो एक इश्यू बन रहा है मंडी एक्ट के प्रति, तो इसलिए भी बन रहा है क्योंकि किसान जो है वो मंडियों को और एपीएमसी एक्ट को एक ही मान के चल रहा है। उससे लग रहा है कि एपीएमसी एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है, मंडी सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है। वास्तविकता में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कई बार क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है कि वो मंडियों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, एपीएमसी एक्ट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड करा रहे हैं किसानों को, ताकि जिसके थ्रू किसान जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसको मंडियों में तो ले जा ही सकते हैं, साथ ही साथ वो चाहे तो प्रोडक्ट को मंडियों के बाहर भी बेच सकते हैं, और फसल होने से पहले भी वो जो कंपनीज जो ट्रेडर्स उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो मंडीज़ में जाना उनके लिए पावन नहीं किया गया, उनको किसी प्रकार से उनको एक ऑल्टरनेट वे प्रोवाइड किया गया। और ऑलमोस्ट 7300 एपीएमसी मंडीज़ थी, क्योंकि हर स्टेट में हर जो इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर होता है वहाँ पे मंडियाँ होती हैं, तो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स में भी कई एपीएमसी मंडियाँ होती हैं। सभी बड़ी सिटीज़ में इस तरह की मंडियाँ लगाई गई। तो ओवरऑल इंडिया में 7300 एपीएमसी मंडीज़ हैं, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू क्या करती है, किसानों से जो उनका प्रोडक्शन होता है उसकी खरीदती है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, हम ये आगे जानने की कोशिश करेंगे। कितनी फसलों से इसमें माध्यम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, उन सबको हम आगे जानेंगे। और इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट आया, ये ऐसा नहीं था कि इसको भारत में इसको खोज किया गया था, भारत का ये सोल कॉन्सेप्ट था। ये एक्चुअली जो अमेरिका के अंतर्गत जो एक चीफ एग्रीकल्चरिस्ट थे, डॉक्टर फ्रैंक डब्ल्यू फ्रैंक पार्कर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। और जो ये अमेरिकन फ्रैंक डब्ल्यू पार्कर थे,
वो चीफ एग्रीकल्चरिस्ट थे और मिशन टू इंडिया में भी इन्होंने काम किया था एज ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के पास में। अब एमएसपी क्यों इम्प्लीमेंटेड किया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि कोई भी किसान जो किसानी करता है, हम सभी को पता है कि किसानी जो एग्रीकल्चर जो होता है किस तरीके का बिजनेस होता है, इस तरीके की एक्टिविटी होती है जहाँ पर कई प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं होती है। किसान के ऊपर कई प्रकार की समस्याएं होती है किसानों से जुड़ी हुई, जैसे मान लो कि कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे ज़्यादा बारिश हो गई, किसी पे सूखा पड़ गया, कहीं पर कुछ और प्रकार की समस्याएं आ गई। तो किसान की जो खेती होती है वो चूँकि प्राकृतिक तौर पे भी काफ़ी सेंसिटिव होती है, और भी कई कारण होते हैं जो किसान की आर्थिक स्थिति को ख़राब करने के लिए पर्याप्त होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, किसान के ज़मीन पे बीज बोने से पहले ही वो सभी प्रकार की फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो किसी भी प्रकार की विपदा आए या फिर किसी भी प्रकार की समस्या आए और उस समस्या के कारण से यदि मान लो कि किसान की उपज को उसका पर्याप्त भाव उसको मंडी में नहीं मिल पा रहा है, बाहर की तरफ उसको जो ट्रेडर्स है वो भाव नहीं दे पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम आगे देखेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया, क्या इसके मेन एक्टिविटीज़ हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो आगे आएगा और किसानों से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर उनकी फसलों को खरीद लेगा। तो ऐसी स्थिति में किसान क्या होंगे, जो इस प्रकार की जो बिन बुलाई जो समस्याएं आ गई है किसान को के लिए आ गई, उस तरीके की उस पर रोक लगेगी और किसान एक प्रोत्साहित होगा और उसको उसकी मार्केट का सही दाम मिल पाएगा। तो इसके रोल में जो एक आगे जाके हम इसमें पढ़ेंगे कि एक सी सुब्रमण्यम जो थे उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल निकल के आएगा। वो उन्होंने सबसे पहले ये समझने की कोशिश करी कि भारत में यदि ग्रीन रिवोल्यूशन लाना है तो किसान को इंश्योर करना होगा, किसान को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत ही आवश्यक है। ये बात है जब शास्त्री जी भारतीय प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के भारी जो प्रेशर था उसके बावजूद भी उस स्कीम को स्वीकार किया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 1965-66 के आसपास भारत में आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो आइए देखते हैं हम क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1959 के अंदर जो उस टाइम के जो मिनिस्टर थे अजीत प्रसाद जैन, उन्होंने जो पार्कर ने जो इश्यूज़ उठाए थे उसके लो क्रॉप प्राइजेस को जो किस तरह के किसान फेस कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना प्रारंभ किया। उन्होंने देखा उसको, अब किसान के सामने क्या था, काफ़ी सारी समस्याएं होती है, उसको अच्छा सीड्स भी चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होता है, प्रोडक्टिविटी बूस्ट भी करना होता है। तो ये काफ़ी सारे इस तरीके की इश्यूज़ होते हैं। तो उनको क्या होता है कि इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी होता है किसान को, कि एक इंसेंटिव हम देंगे और वो इंसेंटिव किसकी तरह हो सकता है, वो एक प्राइस के तौर पे हो सकता है और उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे हो सकता है। भारत में जिसने मैं हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, सी सुब्रमण्यम वह व्यक्ति है जिसने भारत में सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। जो भारत में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जून 1964 के अंतर्गत, ये वो टाइम पीरियड था जब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जय विज्ञान का नारा, जय जवान जय किसान का नारा दिया। अर्थात किसान और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ थे उसको काफ़ी अच्छे से टैकल किया गया उनके प्रधानमंत्री काल में। तो उसमें एमएसपी का इंट्रोड्यूस किया जाना, सीएससीपी का इंट्रोड्यूस किया जाना, ये उनके काल के अंदर जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुए वो इस तरीके की उपलब्धियाँ उनके काल में रही। अब जो एमएसपी था वो क्यों आवश्यक था उसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक इंश्योर करता फार्मर को कि वो जो भी बोएगा, जो भी फसल उत्पादित करेगा उसमें गवर्नमेंट भी उसकी सहायता करेगी, किसी भी प्रकार की विपदा की स्थिति में उसका जो प्राइस है उसको इंश्योर करने का प्रयास करेगी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो लोग तेज़ी से किसान और जो खेती को छोड़ रहे थे उनको वापस से खेती की तरफ लाया जाए और किस तरीके से खेती को प्रोडक्टिव बनाया जाए, किस तरीके से किसान को इंश्योर किया जाए कि उसके बिज़नेस में जो एग्रीकल्चर के अंदर जो उसके मिनिमम कॉस्ट लगेगी उसकी भरपाई उसको हर हालत और हर स्थिति में कर दी जाएगी। अब बात आती है कि कौन डिसाइड करता है, सीएससीपी कौन डिसाइड करता है कि भारत में एमएसपी प्राइस कितना रखना है। देखो, एमएसपी प्राइस जो होता है वो डिक्लेयर करने का काम और फाइनल डिसीजन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। नो डाउट इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि भारत में एमएसपी प्राइस कितना रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है और किसानों से चूँकि सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी भारत सरकार इसका डिसीजन लेती है कि एमएसपी प्राइस कितना रखना है। लेकिन भारत सरकार को ये सुझाता कौन है कि
किस फसल का कितना प्राइस रखना है, किस प्रकार की कॉस्ट जो होती है किसान के ऊपर लगती है, किस प्रकार की उसकी कॉस्ट होती है, चाहे फिर वो बीज से जुड़ी हुई हो, उसकी एग्रीकल्चर से जो उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ में लिया और होता है उससे जुड़ी हुई यांत्रिकी जो यूज़ में ली हुई होती है, जैसे कि ट्रैक्टर यूज़ में लिया या फिर किसी प्रकार की और कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज़ में लिया। तो इन सभी प्रकार के प्रोस्पेक्टस और जो व्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए CACP एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। उस फॉर्मूले के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि MSP की प्राइस क्या डिसाइड रहेगा इस बार। तो जो सुब्रमण्यम थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कृषि मंत्री सुब्रमण्यम थे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के समय में, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए 1965 के अंतर्गत। जो उन्होंने जो सेटअप किया वो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन था, जो आगे जाके CACP बनने वाला था 1985 के अंतर्गत। जो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन लेके आए, जो ये डिसाइड करता था कि किस प्राइस का कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखना है, और 1985 के अंतर्गत इसको CACP में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि CACP में कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो कब बना था, और इसका प्रवर्ती जो इंस्टीट्यूशन था वो क्या था। तो एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन इसका प्रवर्ती इंस्टीट्यूशन था, जिसको 1985 में CACP में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये बेसिकली क्या काम करता है, ये क्या करता है, MSP से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन होती है वो CACP द्वारा दी जाती है। वो सारे जो फसल होती है उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसका एनालिसिस करता है और फिर डिसाइड करता है कि कितना प्राइस जो है इसका डिसाइड करना है। अब हम देख सकते हैं कि 1966-67 के अंतर्गत 54 क्विंटल वीट की घोषणा की गई, मतलब 54 रुपये पर क्विंटल। एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो हम ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम के लिए लगभग 50 पैसे उस टाइम पे MSP डिसाइड किया गया था। क्योंकि उस टाइम पे रुपए की जो क्रय शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और आज रुपए की शक्ति काफ़ी कम हो गई है, इसलिए फिर ये जो प्राइस थे वो डिसाइड किए गए थे। तो अब इसकी खरीदी कौन करता है, तो इसकी खरीदारी जो करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से इसकी खरीदारी की जाती है, और वो भी उसकी स्थापना भी उसी टाइम पीरियड के दौरान 1965 के आसपास की गई थी। और इसका जो बेसिकली रोल होता है वो जो MSP प्राइस के दौरान जो फसल के लिए घोषणा की जाती है, तो उस फसलों को प्रोक्यूरमेंट करना किसानों से और उसकी व्यवस्था करना, बड़े गोदाम बनाना और गोदामों के अंतर्गत तो उस फसलों को सुरक्षित रखना। फिर बाद में जो फसलें जो सुरक्षित रखी गई है उसको PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीब लोगों में, BPL परिवारों में और उनमें सस्ते दामों पे उनको बंटवाना। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से किसान से खरीदी की जाती है, उसको व्यवस्थित रखा जाता है, बारिश सर्दी गर्मी से उसको बचाया जाता है, और फिर बाद में PDS सिस्टम के द्वारा पूरे इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये सारा कुछ होता है APMC मंडीज़ के थ्रू, ये सारा कॉन्सेप्ट एम्प्लीकेट किया जाता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये इंस्टीट्यूशन जो था वो 1965 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के तौर पे इसको सेटअप किया गया था, और 1985 में इसको CACP में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये बेसिकली क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे जुड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है, उससे जुड़ा हुआ कमीशन है। और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को घोषित करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब हम देखते हैं कि CACP जो रिकमेंडेशन करता है वो बेसिकली 23 फसलों के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ फसलों के लिए MSP भारत में घोषित किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 फसलों के लिए भारत में MSP की घोषणा की जाती है। अब उसमें 7 सीरियल टाइप्स है जिसको हम अन्न कहते हैं, इसमें पेडी हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, सोरगम हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, वर्ले हो गया एंड रागी हो गई। 5 पल्सेज दालें हैं, ग्राम हो गया, तूर हो गया, मूंग की दाल हो गई, उड़द हो गई, लेंटिल हो गई। और 7 ऑयल सीड जिसको हम तिलहन की फसल कहते हैं, इसमें ग्राउंड नट हो गया, रैपसीड मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गई एंड सीसम हो गया, सनफ्लावर हो गया, सेफ्लावर हो गया और नाइजर सीड हो गए। तो ये 7 प्रकार के ऑयल सीड्स हो गए, और 4 प्रकार की कमर्शियल क्रॉप है जिनमें कोपरा हो गया, शुगर कैन हो गई, कॉटन हो गई, राजूट हो गई। तो ये इस तरीके से 23 फसलें जिनकी घोषणा जो होती है MSP के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू की जाती है, और जिसके इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं वो CACP के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किस तरीके से घोषित किया जाता है और क्या इसकी आवश्यकता है, वो सब हम इसमें डिस्कशन करते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली ये जो होती है इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो फार्मर्स को सेफ गार्ड करने के लिए होता है, ताकि किसान जो है जो उसका मिनिमम जो कॉस्ट लगी है उसकी भरपाई हो सके और साथ ही साथ उसमें कुछ प्रॉफिट भी कमा सके।
और जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 23 फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया जाता है, और ये साल में 2 बार ऐसा घोषणा करी जाती है, क्योंकि भारत में बेसिकली 2 प्रकार की फसलें होती है, एक रबी होती है, एक खरीफ होती है। हालांकि इन दो के बीच के अंदर एक जायद की फसल भी बोई जाती है, लेकिन वो सामान्यतः इस तरह की फसल होती है जो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जैसे ककड़ी हो गई, तरबूज हो गए, फल और सब्जी रिलेटेड होती है। तो उसके लिए ज़रूर किसी प्रकार की MSP घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन जो मेन बड़े एरिया में जो जिसकी फसल की बोया जाता है, तो वो बेसिकली रबी और खरीफ होती है, जिसकी घोषणा 23 फसलों के लिए MSP प्राइस के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। अब वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ हो रहे हैं। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, 3 बिल वो संसद में लेकर आई है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रपति की स्वीकृति आज दिनांक 28 सितंबर को मिल चुकी है। 27 सितंबर कल संडे को आज इसकी स्वीकृति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भारत के राष्ट्रपति उन्होंने दे दिया है। तो ये एक तरीके से अभी बिल बन चुका है। ये एक संसदीय बिल रहेगा, वैधानिकता जिसकी बनी रहेगी, क्योंकि संसद से इसको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो ये अब MSP प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कंटिन्यू रखी जाएगी। साथ ही साथ जो इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों के बीच में एक भ्रांति जनरेट हो चुकी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो MSP को ख़त्म कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह की भ्रांतियों को पूरी तरह डिक्लाइन किया है कि वो किसी भी प्रकार से MSP पे कोई छेड़छाड़ करने नहीं जा रही है, बल्कि वो MSP को स्वतः उसी तरह ही रखेगी जैसे पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। और जो CACP है वो इसकी रिकमेंडेशन करेगा MSP प्राइस की, और उतनी ही फसलों के लिए किया जाएगा। और इस तरह की किसी प्रकार की जो भ्रांति है उसको किसान भाइयों को दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही है। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या होती है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का लोगो है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो MSP प्राइस के द्वारा किसानों से फसलों की खरीद की जाती है, तो उस फसल की खरीद का और उस फसलों को सुरक्षित रखने का कार्य और उस फसलों का PDS सिस्टम के माध्यम से जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट की गई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, तो हो सकता है कई बार जल्दबाजी में आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर दो या फिर एग्रीकल्चर जो विभाग है उसके बारे में कर दो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो विभाग है उसके द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, उसी का ये पार्ट रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके जो 1964 के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के द्वारा इसको सेटअप किया गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ये इंपॉर्टेंट डेट है 1964, वही शास्त्री जी के टाइम पीरियड की बात है जिस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट जो बदलाव थे भारतीय किसान से रिलेटेड, जो बदलाव थे भारतीय कृषि से रिलेटेड बदलाव थे जो उस टाइम किए गए थे, वो इससे जुड़ा हुआ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, जिसकी स्थापना 1964 में भारतीय पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी। अब 1965 में इसको एक्ट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1964 के तहत इसको जो थी स्थापना की गई। पहले इसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो चेन्नई में था, बाद में इसको न्यू दिल्ली में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में स्थित है, और इसके काफ़ी सारे रीजनल ऑफिस लगभग सभी स्टेट्स में है, और स्टेट्स के भी कई जो सब ऑफिसेज है वो डिस्ट्रिक्ट में और मेन इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ में इसका स्थापना करी गई है। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली करता क्या है, कई बार ये आपके मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आप यदि किसी स्टेट PCS के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सेंटर के UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें, या फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम केवल फसलों की खरीद का नहीं है। जो MSP घोषित की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके तहत फसलों को खरीद करने का कार्य नहीं होता है, बल्कि वो जो अन्न और जो फसलें खरीद करी है तो उसको मेंटेन रखने का काम भी करती है। दैट्स मीन वो बड़े बड़े गोदाम स्थापित करती है जिसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उस अनाजों को सुरक्षित रखा जाता है, और बाद में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा गरीब लोगों को जो अनाज का वितरण किया जाता है बिल्कुल सस्ते दामों पर, तो उसको उन लोगों तक फूड वगैरह पहुँचाने का कार्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से। और जो बफर स्टॉक होता है वो भी मेंटेन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा जैसे समय समय पर हम पेपर्स के माध्यम से भी सुनते हैं कि पर्टिकुलर अनाज का या चावल का भाव जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर करती है कि हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में इस पर्टिकुलर अनाज जिसके दाम बढ़े हैं उसकी सफिशेंट मात्रा है, तो जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके के जो
बफर स्टॉक है वो भी क्रिएट किया जाता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी का जो एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसके माध्यम से गरीब लोगों को, बीपीएल परिवारों को अनाज वितरित किया जाता है, उसकी भी सुनिश्चितता की जाती है। और इसके माध्यम से जब हमारे पास बफर स्टॉक अवेलेबल रहेगा तो जो प्राइस को रेगुलेट करने का कार्य भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी हद तक किया जाता है, वो इसी माध्यम से किया जाता है। अब बात आती है कि एमएसपी प्राइस को डिसाइड किस तरीके से किया जाता है। ये हमने पढ़ा कि सीएससीपी के माध्यम से इसका डिसीजन होता है। सीएससीपी एक फॉर्मूला जनरेट करती है, उसके माध्यम से एमएसपी प्राइस की घोषणा करी जाती है। एमएसपी प्राइस को एमएसपी प्राइस की डिसाइड किया जाता है कि कितना प्राइस गेहूं के लिए रखना है, कितना प्राइस अन्य फसलों के लिए रखना है। तो ये सब किसके डिसीजन के माध्यम से होता है, किसके सीएससीपी के थ्रू होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है बेसिकली जिसके माध्यम से डिसीजन लिया जाता है कि कितना एमएसपी प्राइस इस बार होगा। तो देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी प्रकार की फसल को मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। चेंजेस ऑफ इनपुट प्राइजेस, अब इनपुट प्राइजेस क्या होता है, जैसे मान लो फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर मान लो किसी प्रकार के हल वगैरह या फिर ट्रैक्टर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ी, तो ये इनपुट प्राइजेस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, मतलब कितना उनमें डिफरेंस आ रहा है इनपुट और आउटपुट प्राइस में, वो भी देखा जाता है। और मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उस प्राइस के प्रति। ऐसा नहीं हो कि मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस चल रहा हो और आप उसमें कम प्राइस सेट कर रहे हो, तो किसान के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में सफिशिएंट प्राइस जो चल रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से, और इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी किस तरीके से, काफ़ी सारी फसलों को बीच में बोया जाता है तो उसकी पैरिटी किस तरीके से, वो सब देखा जाता है। और इंडस्ट्रियल कोस्ट स्ट्रक्चर, किस तरीके का इंडस्ट्रियल कोस्ट में फ़र्क पड़ सकता है। जैसे क्या होता है कि काफ़ी सारी फसलें जो होती हैं वो मीडिएटर का काम करती है। जैसे मान लो कि आपकी जो बेकरी वाली इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो अनाज होता है और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब जैसे मान लो एमएसपी प्राइस को बहुत ज़्यादा रखे दिया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बेकरी प्रोडक्ट्स है उनको भी काफ़ी महंगे दाम के अंदर वो सब चीज़ें मिलने चालू हो जाएगी, तो देश में एक महंगाई की स्थिति बन जाएगी। तो इन सब बातों में बैलेंस करते हुए सीएससीपी अपना डिसीजन देती है कि किस तरीके से इसके प्राइस को सेट करना है। और अन्य भी चीज़ें जैसे कि जनरल प्राइस लेवल कितना है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं ज़्यादा आपने प्राइस सेटअप कर दिया फिर किसान उनको महंगे दाम में बेचेगा और फिर जो पब्लिक है, जो आम जनता है उसको अफोर्ड कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो काफ़ी सारी इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन इसमें देखी जाती है। तो काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखते हुए सीएससीपी एमएसपी प्राइस का डिसीजन लेती है कितना प्राइस इसको रखना है। अब फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो फाइनली हमने देखा कि पीएमसी एक्ट आया, एमएसपी प्राइस के ऊपर भी काफ़ी बात हुई और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी बात हुई। तो इसको लाने के लिए ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार या फिर कुछ अन्य इससे पहले की जो सरकार है उनके माध्यम से ऐसा किया गया हो। काफ़ी सारे एफर्ट्स आज़ादी से पहले भी चलते रहे जिनमें हम देख चुके हैं कि सर छोटू राम जी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, जो कि यूनियनिस्ट पार्टी के अंदर डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे थे। उन्होंने जो मंडी एक्ट था उनकी शुरुआत करी थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो भारत में फादर ऑफ मंडी एक्ट के जनक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मंडी एक्ट को भारत में इम्प्लीमेंट कराया था, जिसको बाद में 1964 में सी सुब्रमण्यम के द्वारा एपीएमसी एक्ट के तहत भारत में इम्प्लीमेंट किया गया। एपीएमसी एक्ट के साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई। एमएसपी कॉन्सेप्ट भी भारत में लाया गया और जस्ट उसके थोड़े दिनों बाद में हम देखते कुछ साल के बाद में 1970s के आसपास में ही भारत के अंतर्गत जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला, तो उसमें काफ़ी हद तक योगदान इन सब बातों का भी रहा। इन सब बातों का भी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा और ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से ही हम जो पूर्णतः खाद के ऊपर आत्मनिर्भर बन सके। इससे पहले तक हम बड़ी मात्रा के अंदर खाद को इंपोर्ट करते थे और फिर देश के गरीब लोगों का हम पेट भर पाते थे, किंतु ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से जो भारत में खाद्यान्न के मामले आत्मनिर्भरता आई, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में ऐसी स्थिति आ सकी कि हमें इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम अपने लेवल का और बल्कि विदेश में निर्यात करने के लिए भी खाद्यान्न उत्पादित करने लगे। तो उसमें काफ़ी हद तक उन सभी महानुभावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने सीएससीपी की स्थापना में, एमएसपी की स्थापना में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान प्ले किया। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है पीएमसी एक्ट, क्या होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या योगदान है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से भी, क्योंकि पेपर में आप लगातार पढ़ रहे होंगे पीएमसी एक्ट, मंडी एक्ट, किसानों का आंदोलन। तो इन सबको समझने के लिए पूरी पिक्चर को एक सीक्वेंस बाई सीक्वेंस समझना ज़रूरी था। इसलिए हम ये इम्पोर्टेंट जो वीडियो था वो आप लोगों के लिए लाएँ। आपको यदि लगा हो कि ये वीडियो आपके किसी प्रकार का काम आया, आपको कुछ इससे कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली हो, तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट जैसे ही वीडियो आएगा उसके बारे में पता चल सके और आप तुरंत उस वीडियो को देख सको। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए, धन्यवाद।